प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने आपके साथ वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके परिभाषाओं के निष्कर्ष के बारे में बात की। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व जो पिछली कक्षा में हमने आपके साथ बातें की थी उनको मैं संक्षेप में दोहराना चाहूँगा। पिछली कक्षा में हम यह बात कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधानकर्ता जब तथ्य संकलन के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो उसके सामने दो प्रकार के तथ्य उभर कर आते हैं। एक होते हैं परिमाणात्मक तथ्य, क्वांटिटेटिव डेटा, और दूसरे होते हैं गुणात्मक तथ्य, क्वालिटेटिव डेटा। सामाजिक विज्ञानों में जो परिमाणात्मक तथ्य होते हैं, परिमाणात्मक तथ्य से तात्पर्य ऐसे तथ्य जिनका नापतोल संभव है, जिनका माप संभव है, जिनको हम लोग सांख्यिकी आधार पर व्यक्त कर सकते हैं, जिनको हम लोग संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उन तथ्यों को परिमाणात्मक तथ्य या क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। जो दूसरे प्रकार के तथ्य होते हैं वे होते हैं क्वालिटेटिव डेटा या गुणात्मक तथ्य। गुणात्मक तथ्य वे तथ्य हैं जिनको हम लोग संख्याओं के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, जिनका कोई पैमाना नहीं होता है, जिनका मापतोल संभव नहीं होता है, जिनको विवरणात्मक दृष्टिकोण से, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से जिनका निरूपण या जिनकी व्याख्या की जाती है, उन तथ्यों को गुणात्मक तथ्य या क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञानों में इन दो प्रकार के तथ्यों को संकलन करने के लिए, तथ्य संकलन करने की अलग अलग प्रविधियां होती हैं। जैसे हम कहें कि जो परिमाणात्मक तथ्य या क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं उनको संकलित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में कुछ भिन्न प्रकार की विधियां होती हैं। जैसे हम कहें कि सामाजिक सर्वेक्षण होता है, प्रश्नावली होती है, अनुसूची होती है, साक्षात्कार निर्देशिका होती है, जिनके माध्यम से हम लोग जो है क्वांटिटेटिव डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं, परिमाणात्मक तथ्यों को संकलित करते हैं। इसी प्रकार से जो गुणात्मक तथ्य होते हैं, गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में गुणात्मक तथ्य संकलित करने की विधियां होती हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया अवलोकन प्रविधि है, एकल अध्ययन प्रविधि है, और इसके अलावा जो कंटेंट एनालिसिस या अंतर्वस्तु विश्लेषण है, इन विधियों के माध्यम से हम लोग गुणात्मक तथ्यों को संकलित करते हैं। हमने पिछली कक्षा में वैयक्तिक अध्ययन या एकल अध्ययन या केस स्टडी मेथड के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में बात की थी, और वहां आपको यह बताने का प्रयास किया था कि सामाजिक विज्ञानों में जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, सामान्यतः किसी कुछ इकाइयों का, किसी बहुत ज्यादा इकाइयों को नहीं लिया जाता, इसमें कुछ इकाइयों का या किसी एक इकाई का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति काम में ली जाती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति से तात्पर्य जहां पर किसी एक इकाई का, और वह इकाई कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई समूह या समुदाय हो सकता है। तथ्य संकलन करने के लिए हम किसी एक इकाई का चुनाव करते हैं। उस एक इकाई का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने की प्रविधि को तथ्य संकलन करने के दौरान अध्ययनकर्ता जब यह चाहता है कि उसके अध्ययन को गहराई प्रदान की जाए, गहनता मिले, सूक्ष्मता मिले, गहराई से वो अपने अध्ययन को जान पाए और उनका निरूपण कर सके, तो उसके लिए वह वैयक्तिक अध्ययन, एकल अध्ययन या केस स्टडी मेथड को काम में लिया जाता है। और केस स्टडी मेथड वह मेथड है डेटा कलेक्शन का जिसके अंतर्गत किसी एक इकाई को लिया जाता है और उस एक इकाई का समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई समूह या समुदाय हो सकता है, जिसका कि हमको वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से अध्ययन करना होता है। उस एक व्यक्ति, परिवार, जाति, समूह, संस्था या समुदाय जिसका कि हमको वैयक्तिक अध्ययन करना है, उस एक इकाई को अध्ययन करता उसकी समग्रता में देखता है, उसके किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं करता, बल्कि उसकी समग्रता, उसके संपूर्णता में अध्ययन करता है। उनके सभी प्रकार के पक्षों पर वह अपनी नजर डालता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलन करता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति से तात्पर्य तथ्य संकलन करने की वह विधि जिसके अंतर्गत किसी एक इकाई का, और वह इकाई हमने आपको बताया कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिवार हो
हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई समूह या समुदाय हो सकता है, उसका गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को काम में लिया जाता है। यह भी बताया था कि कई बार सामाजिक विज्ञानों में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को सहायक अध्ययन पद्धति के रूप में भी काम में लिया जाता है। सहायक अध्ययन पद्धति के रूप में मान लीजिए उसने साक्षात किसी अवलोकन पद्धति के माध्यम से तथ्य संकलित किए, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलित किए, या तथ्य संकलन करने के अन्य प्रविधियों के माध्यम से तथ्य संकलित किए हैं, और अनुसंधानकर्ता को ऐसा लगता है कि वो अपने अध्ययन को और गहराई प्रदान करना चाहता है, सूक्ष्मता प्रदान करना चाहता है, बारीकी से जानना चाहता है, तो वो उन अनेक विधियों से तथ्य संकलन करने के पश्चात कुछ इकाइयों का चयन करता है, अपने अध्ययन से संबंधित कुछ उत्तरदाता को चुन लेता है जिनका कि वो व्यक्तिगत अध्ययन करता है। और व्यक्तिगत अध्ययन करने के अंतर्गत वो अपने अध्ययन की इकाई का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तात्पर्य वो उस इकाई जो कि उसने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए चुनी है, उसको वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित, अपने अध्ययन की समस्या से संबंधित उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक की जानकारी वो अपने उत्तरदाता से चाहता है। तो एक प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन A to Z अध्ययन है। सामान्य भाषा में कहें, अध्ययन विषय या अध्ययन की समस्या है, उस अध्ययन की समस्या से संबंधित अपने उत्तरदाता से उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक की जानकारी चाहता है, और वो किसी एक पक्ष विशेष पर प्रकाश नहीं डालता है, बल्कि अपने अध्ययन की इकाई की संपूर्णता में, समग्रता में, होलिस्टिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करता है। तो व्यक्तिगत पद्धति से तात्पर्य तथ्य संकलन करने की वह विधि जिसके माध्यम से अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन की इकाई का गहन, सूक्ष्म, संपूर्णता में या A to Z अध्ययन करता है। इस अध्ययन पद्धति को व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी मेथड या एकल अध्ययन पद्धति कहते हैं। और इसकी परिभाषाओं के अंतर्गत, इसकी परिभाषाओं की जहाँ पे बात हुई, कुछ विद्वान हैं, जैसे हम कहें कि श्रीमती पी.वी. यंग ने इसकी परिभाषा दी है, गुडहम हट ने इसकी परिभाषा दी है, सिन पाओ यांग ने इसकी परिभाषा दी है, डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी ने इसकी परिभाषा दी है, और इनके परिभाषाओं का यही निष्कर्ष निकल पाया था कि अध्ययन के लिए किसी एक इकाई का चयन किया जाता है। वो अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, जाति, समूह, संस्था या समुदाय हो सकता है, जिसका कि गहन एवं सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, A to Z अध्ययन किया जाता है, उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसको व्यक्तिगत पद्धति कहते हैं। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या खासियत है जिसके कारण सामाजिक विज्ञानों में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को काम में लिया जाता है, और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कितने प्रकार की होती है, इसके क्या लाभ और क्या हानियां हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी विशेषताओं की जहां तक बात है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसमें एक या कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने बंधुआ मजदूर, भारत में बंधुआ मजदूरों का अध्ययन किया है, ठीक है, और मान लीजिए कि बंधुआ मजदूर के अंतर्गत ईंट भट्टों में कार्यरत जो बंधुआ मजदूर हैं उनका मैंने अध्ययन किया है, और सीकर जिले की 4 तहसीलों का अध्ययन किया, और प्रत्येक तहसील से 7 इकाइयों का चुनाव किया, ठीक है। तो इस प्रकार से 240 इकाइयों का अध्ययन मैंने अपने शोध में किया, और साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से मैंने तथ्य संकलन करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची विधि का चुनाव किया, और 240 उत्तरदाताओं से संपर्क करके मैंने अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित कर लिए। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने अध्ययन को और गहराई से जानना चाहता हूँ। बंधुआ मजदूरी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, बंधुआ मजदूरी का पारिवारिक दृष्टिकोण क्या है, बंधुआ मजदूरी की उत्पत्ति क्या है, और बंधुआ मजदूरी में समय के साथ क्या परिवर्तन आए, और बंधुआ मजदूर की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है, ऐसा मुझे लगा। तो फिर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से मैंने तथ्य संकलित तो कर लिए 240 अध्ययन की इकाइयों को लेकर, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने अध्ययन को और गहराई प्रदान करना चाहता हूँ। तो कुछ एक ऐसे बंधुआ मजदूर थे जो कि बहुत लंबे समय तक बंधुआ मजदूर रहे, जो कि विभिन्न परिस्थितियों से गुजरकर जो है बंधुआ मजदूरी की विभिन्न प्रकारों में एक मालिक से दूसरे मालिक को बेच दी गई, दूसरे मालिक से तीसरे मालिक को बेच दी गई। तो ऐसे मुझे लगा कि इनका बहुत गहराई से इनका अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि मैं अपने अध्ययन को गहराई और सूक्ष्मता प्रदान कर सकूं, गहरता प्रदान कर सकूं। तो फिर मैंने क्या किया, अपने अध्ययन से संबंधित प्रत्येक तहसील से 2 ऐसे बंधुआ मजदूरों को चुना जो कि मेरे अध्ययन को गहराई प्रदान कर सकते थे, ठीक है। इस प्रकार मैंने 240 के
8 ऐसे बंधुओं मजदूर का और चुनाव किया जो कि जिनके माध्यम से मेरे शोध को गहराई मिल सकी। तो इस प्रकार से गहराई एवं सूक्ष्मता प्रदान करने के लिए एकल अध्ययन पद्धति या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति काम में ली जाती है। तो इसमें एक या कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और वो एक या कुछ इकाई ऐसी हो जो अध्ययन विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखे, जो कि अपने अध्ययन को गहराई प्रदान कर सके। दूसरी इसकी विशेषता है कि समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है। अन्य जो प्रविधियां हैं उनमें क्या होता है, सामान्यतः फौरी तौर पर अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित कर लिए जाते हैं और शोध को पूर्ण कर लिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति ऐसी पद्धति है जो शोध को, अनुसंधान को या अध्ययन को गहराई प्रदान करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया केस स्टडी। व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल यूनिट का गहराई और सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। तो इसकी विशेषता है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन किए जाते हैं। नेक्स्ट, संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया संपूर्ण अध्ययन से तात्पर्य A to Z अध्ययन, उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की स्थिति का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात कि किसी एक पक्ष विशेष को लेकर तथ्य संकलित नहीं किए जाते हैं, बल्कि अध्ययन की इकाई के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रत्येक पक्ष को अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। ऐतिहासिक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन का तात्पर्य जैसा कि हमने आपको बताया कि अध्ययन समस्या की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न चरणों से गुजरकर वर्तमान स्थिति उस अध्ययन समस्या की क्या है, इसलिए इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहा गया। ये आपको बता दिया। गुणात्मक अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन का तात्पर्य व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति वह पद्धति है जिसके माध्यम से गुणात्मक तथ्यों को संकलित किया जाता है, और गुणात्मक तथ्यों से तात्पर्य जिनका कि संख्यात्मक दृष्टिकोण से निरूपण संभव नहीं है, जिनका सांख्यिकी दृष्टिकोण से विश्लेषण और निरूपण नहीं किया जा सकता, इसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कुछ विशेषताएं थी जिनके कारण सामाजिक विज्ञानों में जो है व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी को सम्मिलित किया जाता है। प्रकारों की जहां तक बात है, व्यक्तिगत अध्ययन के 2 प्रकार हैं। एक, इसके अंतर्गत अध्ययन की इकाई कोई व्यक्ति हो सकता है, इसके अंतर्गत अध्ययन की इकाई कोई समूह या समुदाय या कोई संस्था हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से तात्पर्य हमने आपको बताया कि अध्ययन की जो इकाई है कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो कि अध्ययन विषय से संबंधित बहुत गहरी जानकारी रखता हो, जो कि हमारे अध्ययन को गहराई प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकता हो। तो अध्ययन की इकाई एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, समूह, समुदाय या कोई संस्था हो सकती है, जिसका कि संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को सम्मिलित करते हुए व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। तो प्रकारों की जहां तक बात है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति 2 प्रकार की होती है। इसमें पहला है एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, दूसरा है समूह, समुदाय या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति 2 प्रकार की होती है। इसके स्टेप्स की जहां तक बात है, व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यविधि, इसके स्टेप्स, इसमें सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, समस्या का विवेचन किया जाता है। विवेचन का मतलब इकाइयों का चुनाव किया जाता है, इकाइयों के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है, इकाइयों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, विश्लेषण का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन किया जाता है, जैसे कि आपको बताया कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन किया जाता है, इनकी समस्या की उत्पत्ति कैसे हुई और विभिन्न चरणों के माध्यम से गुजरकर कालक्रमिक दृष्टिकोण से आज किस स्थिति में अध्ययन की समस्या है, तो इसका अनुक्रम का वर्णन किया जाता है। तथा नेक्स्ट, निर्धारक अथवा प्रेरक कारक कौन से हैं, यानी कि समस्या के कारण क्या है, आज भी ये जो समस्या विद्यमान है उसके कौन से कारण है उनका भी उल्लेख किया जाता है। तत्पश्चात जब तथ्य संकलन किए जाते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के कुछ स्टेप्स थे। इसके तथ्यों के जो स्रोत हैं, तथ्यों के स्रोत टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ केस स्टडी मेथड, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन की प्रविधियां व तथ्यों के स्रोत जो हैं, तो हमने आपको बताया था कि इसमें सामान्यतः अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर जो उसने अध्ययन की इकाई चुनी है, चाहे वह व्यक्ति है, परिवार है, जाति है, संस्था है, समूह है, समुदाय है, जो कि उसके अध्ययन की इकाई है, उसे वह मौखिक वार्तालाप करके अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित कर सकता है। इसके अतिरिक्त उस समस्या से संबंधित कुछ सुरक्षित लेख हो सकते हैं, उन सुरक्षित लेखों के माध्यम से अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित कर सकता है, या कुछ डायरियां हो सकती हैं अध्ययन विषय से संबंधित जो कि किसी ने लिखी हो, कुछ पत्र हो सकते हैं, उनसे भी हमको
तथ्य संकलन करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ जीवन इतिहास होते हैं जिसमें, और जीवन इतिहास का मतलब उस हमारे अध्ययन की जो इकाई है उस अध्ययन का पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पारिवारिक दशाएं क्या है, उसके जीवन के अंतर्गत विशेष घटनाएं कौन सी घटित हुई हैं, उसके जीवन में प्रभावशाली व्यक्ति कौन आए हैं और उस इकाई की मनोवृत्ति क्या है। ये इसके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं सामाजिक विज्ञानों में जिसके कारण व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका जो महत्व है, हालांकि हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, विशेषताओं के अतिरिक्त इसके कुछ महत्व हैं जिसके कारण सामाजिक विज्ञानों में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को काम में लिया जाता है। महत्व की जहां तक बात करें, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो इंपॉर्टेंस है वह है कि ये प्राकल्पनाओं का साधन है। क्योंकि जब हम लोग प्राकल्पनाओं के स्रोत की बात कर रहे थे तब आपको यह बताया था कि सामाजिक विज्ञानों में जो हाइपोथेसिस का जो सोर्स होता है, प्राकल्पनाओं का जो स्रोत होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अनुसंधानकर्ता स्वयं होता है। ठीक है, क्योंकि अब ये देखा जाता है कि अनुसंधानकर्ता कितना अनुभवी है, उसने कितने शोध किए हैं, सामाजिक अनुसंधान का उसको कितना अनुभव है, तो वो अच्छा एक स्रोत प्राकल्पना का हो सकता है। तो केस स्टडी मेथड का ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यह महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का साधन है। इस पद्धति में सूक्ष्म परीक्षा संभव है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को काम में इसीलिए लिया जाता है कि ये अध्ययन को गहराई प्रदान करती है, यह अध्ययन को सूक्ष्मता प्रदान करती है, बारीकी प्रदान करती है, वैज्ञानिकता प्रदान करती है। और अगला जो इसका महत्व है वह है कि इसमें अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, वो तथ्य संकलन करने के लिए स्वतंत्र होता है, कोई भी यंत्र वह उपयोग कर सकता है, यानी कि अध्ययन यंत्रों में उसको सुविधा होती है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत मनोवृत्तियों की जानकारी होती है, यानी कि इंडिविजुअल जो केस है, जो हमारा अध्ययन की जो इकाई है उत्तरदाता है, जो कि आपको बताया कोई व्यक्ति, परिवार, जाति, संस्था, समूह या समुदाय हो सकता है, उसकी जानकारी हमको मिलती है। सुगम वर्गीकरण तथा तुलना संभव है। अति गहन अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, इसके बारे में हम काफी विस्तार से बात कर चुके हैं। व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन की इकाई से मिलता है, तो अध्ययन की इकाई के जो अनुभव होते हैं उनसे अनुसंधानकर्ता को काफ़ी जानकारी मिलती है। तथा सामग्री की इसमें संपूर्णता है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। अध्ययन समस्या की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक का इसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। ये जो है एकल अध्ययन पद्धति की कुछ महत्व थे, इंपोर्टेंस थे। इसके अलावा इसके कुछ लिमिट्स हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, इसकी सीमाएं हैं। इसकी सीमाओं की जहां तक बात है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एकल अध्ययन पद्धति में अध्ययन की बहुत अधिक इकाइयां नहीं होती, कुछ इकाइयां होती हैं, कुछ एक इकाई के आधार पर जो हमको विश्लेषण और डिस्कस प्रस्तुत करना होता है। तो हम कुछ इकाइयों के आधार पर या किसी एक इकाई के आधार पर उसका अध्ययन करके हम उसका विश्लेषण करें और निष्कर्ष करें और उसका हम लोग सामान्यीकरण करें। कुछ इकाइयों के आधार पर हम तथ्य संकलित करके उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते हैं और उन निष्कर्षों का सामान्यीकरण करते हैं, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। ठीक है, कुछ इकाइयों के आधार पर हम लोग संपूर्ण समाज पर वो बात लागू कर दें, सामान्यीकरण कर दें, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये ठीक प्रतीत नहीं होता। ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी सीमा है। अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी दृष्टिकोण से हमको ऐसा नहीं लगता कि हमने वैज्ञानिक प्रविधि का काम में वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लिया है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता पूरी तरह से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के कारण वो अध्ययन की इकाई से पक्षपातपूर्ण बिहेव कर सकता है, वो तटस्थ नहीं रह सकता, वो पूर्वाग्रह रहित नहीं रह सकता, वो पूर्वाग्रह युक्त अध्ययन करेगा, पक्षपात युक्त अध्ययन करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका मिथ्या झुकाव अध्ययन में सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। इसलिए इस अध्ययन पद्धति को अवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, पक्षपात की समस्या रहती है, दोषपूर्ण सामान्यीकरण हमने बताया कि कुछ इकाइयों का आधार पर लोग सामान्यीकरण कर देते हैं, तो ये वैज्ञानिक प्रतीत नहीं होता, तो ये सामान्यीकरण जो है दोषपूर्ण सामान्यीकरण माना जाता है। सीमित अध्ययन है, निदर्शन प्रणाली का अभाव है, क्योंकि हमने देखा था कि सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधानकर्ता का यह प्रयास रहता है कि उसका अध्ययन ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक हो,
और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक होने के लिए वो क्या है कि जब तथ्य संकलन करने के लिए अनुसंधान क्षेत्र में जाता है, उससे पूर्व अपने अध्ययन से संबंधित इकाइयों का निर्धारण करता है, और अध्ययन से संबंधित इकाइयों का निर्धारण करने के लिए उसको सैम्पलिंग मेथड काम में लेना होता है, यानी कि निदर्शन पद्धति के माध्यम से वो उत्तरदाताओं को चुनाव करता है, अध्ययन की इकाइयों का चुनाव करता है। ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का पक्षपात होने की संभावना नहीं होती है निदर्शन पद्धति के माध्यम से। निदर्शन के मतलब रैंडम सर्वे, रैंडम सैंपलिंग हो सकती है, और उसके अंतर्गत आपको होता है कि देह निदर्शन हो सकता है, लॉटरी प्रणाली के माध्यम से, टिकट प्रणाली के माध्यम से, टिकट प्रणाली के माध्यम से उत्तरदाताओं का चुनाव किया जाता है, तो वहां पर किसी प्रकार का पक्षपात होने की संभावना नहीं होती। लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति ऐसी अध्ययन पद्धति है जिसमें वो कुछ एक इकाइयों का जो चुनाव करता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि मैंने 8 इकाइयों का चुनाव किया, तो इन 8 इकाइयों का चुनाव करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मैं जिसको चाहूँ अपने अध्ययन की इकाई बना सकता हूँ, जिसको चाहूँ अपने उत्तरदाता के रूप में चुन सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता अपना उद्देश्य निहित, अनुसंधानकर्ता को उद्देश्य निहित होता है, उसको सुविधा जहाँ पर लगती है कि मुझे तथ्य संकलन करने में कहाँ सुविधा होती है, तो इस प्रकार की बातें जब सामाजिक विज्ञानों में शोध में सम्मिलित हो जाती हैं तो वो अध्ययन फिर वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होता है। ठीक है, तो जब निदर्शन प्रणाली नहीं होगी तो अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा। तो जो एकल अध्ययन पद्धति है उसमें सैंपलिंग मेथड का या निदर्शन पद्धति का अभाव देखने को मिलता है। प्रमाणिक तथ्य होते हैं, क्योंकि हमारा जो इकाई हमको जो तथ्य देगी या देगा वो जो है प्रमाणिक है, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अत्यधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अध्ययन की एक एक इकाई से मिलता है, और एक एक इकाई से मिलकर बड़ी गहराई से उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक के बारे में जानकारी चाहता है, तो उसका बहुत अधिक समय खर्च होता है, बहुत अधिक धन खर्च होता है, जिसके कारण अध्ययनकर्ता को अपना शोध पूर्ण करने में काफी कठिनाई होती है। तो एक निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को सामाजिक विज्ञानों में एक प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति नहीं माना जाता, यह दोषपूर्ण पद्धति माना जाता है, जिसके कारण इसको सामान्यतः इससे बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ना तो इसमें सैंपलिंग मेथड काम में लिया गया और अध्ययनकर्ता को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि जैसे चाहे वो उत्तरदाता से मिलकर तथ्य संकलन करे और अपने अध्ययन को पूर्ण करे। तो ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति थी जो कि सामाजिक विज्ञानों में कई बार तथ्य संकलन करने के लिए काम में ली जाती है। इसी के साथ व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।